मातरम रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। देश से लेकर दुनिया तक राजनीति के गलियारों की खबर, हर उस बड़ी खबर पर हमारी पैनी नजर है। हमारे इस कार्यक्रम में शहर शहर से रिपोर्टर जुड़ेंगे जिनसे हम बड़ी खबरों पर अपडेट लेंगे। ईशा ठाकुर हमारी संवाददाता चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गई हैं। इसके अलावा जम्मू श्रीनगर से हमारे संवाददाता अजहर हुसैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अजहर, आपके पास आते हुए क्या कुछ जानकारी है, क्या अपडेट है अजहर आज? जम्मू कश्मीर के अहम खबरों की ओर बात करें, सबसे पहले हम मौसम के हवाले से बात करें। आज सुबह से ही जो घाटी के विभिन्न इलाकों में जो है कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से जो है विजिबिलिटी में काफी कमी देखने को मिल रही है। हालांकि मौसम विभाग का मानना है कि ऊपरी इलाकों में जो है बर्फबारी हो सकती है, लेकिन फिलहाल जो अंदरूनी इलाके हैं यानी अर्बन इलाके में जो है ड्राई स्पेल लगातार जारी है और ठिठुरती हुई सर्दी का जो प्रकोप है वो भी लगातार बढ़ रहा है। दूसरी जानब से अगर तापमान की बात करें, तापमान जो है -3 से 3 तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से आम जनजीवन जो है कहीं ना कहीं प्रभावित भी हुआ है। अगर प्रशासन की ओर बात करें तो प्रशासन की लगातार जो है एडवाइजरी भी जारी की हुई है कि पर्टिकुलरली जो पहाड़ी क्षेत्र वाले इलाके हैं वहां से जो है वाहन चालकों को उन्होंने पहली एडवाइजरी जारी की कि वहां से सफर ना करें, क्योंकि हैवी स्नोफॉल के पेश नजर और लो विजिबिलिटी की वजह से वहां पे जो है हादसा हो सकते हैं। दूसरी खबर की अगर हम बात करें, चीफ उमर अब्दुल्ला आज जो है तकरीबन 11 बजे के करीब जो है गुलमर्ग पहुंचेंगे और वहां पे काफी सारे प्रोजेक्ट का वो वहां पे इनॉग्रेशन करेंगे और उसके साथ साथ कई एक जो प्रोजेक्ट है उनका माइलस्टोन करेंगे। और पर्टिकुलरली जो विंटर फेस्टिवल है, विंटर फिल्म के हवाले से यहाँ पे जो है रणनीति तय की जाएगी, क्योंकि फिलहाल जो है जम्मू कश्मीर में अभी पर्टिकुलरली घाटी में बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में जितनी बर्फबारी होगी तो उसके साथ ही पर्यटक स्थलों पे जो है इस तरीके के जो कार्यक्रम है उनका आयोजित किया जाएगा। और साफ और स्पष्ट इसका मकसद यह है कि आने वाले दिनों में जो है टूरिज्म को जो है बढ़ावा देने के लिए इस तरीके के जो कार्य है वो किए जाएंगे। क्योंकि पहलगाम अटैक के बाद में उसके बाद में चीफ अब्दुल्ला ने पहले गुलमर्ग में मीटिंग की थी, कैबिनेट मीटिंग की थी, और उसके बाद में पहलगाम में भी कैबिनेट मीटिंग की थी। और उसका मकसद यही था कि जो फुटफॉल कम हुआ था पहलगाम इंसिडेंट के बाद में उसको फिर से वापस रिवाइव करने के लिए ये इकदाम उठाए जाएंगे। लेकिन फिलहाल आज की डेट में जब वो 10:30 या 11 बजे के बाद में जो प्रोजेक्ट का जो स्मेल या रखेंगे तो उसके बाद में वो प्रेस से भी मुखातिब होंगे, एक पीसी करेंगे और जिसमें वो क्लियर करेंगे कि आने वाले दिनों में किस तरीके से वो टूरिज्म को बढ़ावा देंगे। अगर हम तीसरी खबर की अगर हम बात करें कि एलजी मनोज सिन्हा के दौरा, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जो मिलिट्री फैमिलीज है उनको यहाँ पे रिहेबिलिटेट करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। और इसी सिलसिले में हमने देखा कि बीते दिन पहले जम्मू में उन्होंने वहाँ पे कई एक फैमिलीज है जो मिलिटेंसी इफेक्टिव फैमिलीज थी, उनमें नौकरियां जो है उन्होंने फराहम की थी। और इसी सिलसिले में आज एक बार फिर जो है तकरीबन 10:30 के करीब जो अब से थोड़ी देर के बाद में श्रीनगर के राजभवन में यहाँ पे एक प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा और जिसमें जो मिलिटेंसी फैमिलीज है उनको वहाँ पे बुलाया जाएगा और उनके सुख में जो है नौकरियां फराहम की जाएगी। और ये तकरीबन 10:30 के करीब ये प्रोग्राम ये जो आयोजित किया जाएगा और इसमें टॉप ऑफिसर भी मौजूद रहेंगे और कहीं ना कहीं एक मरहम लगाने की यहाँ पे जरूरत के तौर पे एलजी मनोज सिन्हा ने जिस तरीके से वादा किया था कि जो भी मिलिटेंसी हिट फैमिली हुई है उनको रिहेबिलिटेट करने या उनको मरहम लगाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। तीसरी खबर के अगर हम एक और खबर की बात करें, लगातार पूरे भारतवर्ष में तकरीबन 513 जो इंस्पेक्शन ब्लॉक है या रूरल एरियाज में जो ब्लॉक के जो काम है उनमें जो है 513 ब्लॉक जो है वो मुंतखब किए गए हैं। और इसी सिलसिले में अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में तकरीबन 9 ब्लॉक जो है ऐसे हैं जहाँ पे मजीद यहाँ पे काम करने की यहाँ पे जरूरत है या जिनको हम एस्पिरेशनल ब्लॉक के तौर पे उनमें काम किए जाएंगे। इससे पहले जब इसमें निरीक्षण हुए थे जनवरी 2024 में 3 ब्लॉक के ये 3 ब्लॉक जो जम्मू कश्मीर में मुंतखब किए गए थे इनमें काफी सारे काम किए गए थे। और आखिरी बार जो है जम्मू कश्मीर में 9 ब्लॉक ऐसे हैं जिनमें कई एक क्षेत्र जम्मू में है और कई एक ब्लॉक जो है वो घाटी में है। इन 9 ब्लॉक में जो है काफी सारे काम किए जाएंगे ताकि अर्बन या और रूरल एरियाज में जितने भी कनेक्टिविटी है या जितने भी पहले तरक्की के काम है उनको बढ़ोतरी यहाँ पे देने की यहाँ पे जरूरत है। जिसकी अगर हम खबर की बात करें, क्योंकि यूएलबी इलेक्शन या पंचायती इलेक्शन के हवाले से अगर हम बात करें, क्योंकि ऑलरेडी उनका जो वक्त था वो खत्म हो गया है, लेकिन आने वाले दिनों में अब उनकी भी तैयारियां जो है वो होनी जाएगी। और इसके लिए जो है चीफ उमर अब्दुल्ला ने भी पहले ही कहा है कि इलेक्शन। ठीक है अजहर, आपसे ज्यादा जानकारी ले लेंगे, बीच में आपको रोकना चाहूंगी। बड़ी खबर आपको बता दे, पहले रिपोर्टर लाइव में वापस जाएंगे जहां हमारे संवाददाता प्रशांत अयोध्या से हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा यूपी से स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं।
आप दोनों का भी स्वागत है। प्रसाद, सबके पास आपके पास आऊंगी, क्या कुछ जानकारी है प्रसाद आज अयोध्या से? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, अयोध्या श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कार्य समिति के जो अध्यक्ष हैं नृपेंद्र मिश्रा, वो अयोध्या पहुंच चुके हैं। आज करीबन 3 बजे समीक्षा बैठक भी होगी, मीटिंग भी होगी, क्योंकि दूसरा वर्ष जो राम मंदिर पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ है उसके लेकर बैठक होगी कि कितने लोग आएंगे वहां पे, किस तरीके उसकी तैयारियां की जा रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं राम मंदिर को लेकर जो भी प्रोग्राम होते हैं, जो भी चीजें की जाती है, बड़े उत्सव जोश से मनाया जाता है। अभी 25 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण का कार्यक्रम करते हुए दिखाई दिए। कहीं ना कहीं इसका प्रारूप साफ रूप पर यह पता चलता है कि राम मंदिर के जो कार्य है पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया है, उसको लेकर भी वहां पे दिखाई दिए थे। उसी लिए आपको बताएंगे ध्वजारोहण को राम मंदिर की जो 5 वर्षीय बाद स्वरूप में प्रभु श्री राम जी विराजमान है, प्रथम तल पर राम दरबार बनकर तैयार है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हुए दिखाई दे। उसके ऊपर जो ध्वजारोहण का कार्यक्रम था उसमें देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए दिखाई दिए थे। वही अगर बता दें, उसके अलावा जो 7 मंदिर और बनाई गई, सप्त मंडपम मंदिर बनाई गई, ऋषि मंदिर बनाई गई हैं, और भी जो शिव जी भोलेनाथ जी के मंदिर बनाए गए हैं, उन सभी मंदिरों पर भी जो ध्वजारोहण का कार्यक्रम है वो भी जल्द होने वाला है। उसको लेकर भी आज 3 बजे समीक्षा बैठक, उसमें प्रेस वार्ता भी की जाएगी। वही आपको बता दें, इसमें प्रारूप में किस तरीके और भी चीजें, जो बाउंड्री बनाई है, राम मंदिर पूर्ण रूप से कंप्लीट है, उसके अलावा सेफ्टी सिक्योरिटी के अनुरूप अगर दिखा जाए राम मंदिर को, तो उसमें बाउंड्री बनाई जाएगी पूर्ण रूप से, जो करीबन 4-5 किलोमीटर से ज्यादा बाउंड्री है। 25 से ज्यादा वॉच टावर बनाएगा। सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से जो वॉच टावर बनाया जाएगा उसका भी आज बैठक की जाएगी कि किस तरीके उस बैठक में जो वॉच टावर है सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए वहां पे ऊपर पुलिस बल तैनात रहेंगे, किस तरीके ड्रोन से और सीसीटीवी कैमरे से निगरानी करते रहे कि किसी प्रकार की आम जनमानस वहां दर्शन करने आ रहे हैं उनको भी कोई दिक्कतें ना हो। वहीं आपको बता दें, अभी तक जो आम जनमानस राम मंदिर में दर्शन करने पहुंच रहे हैं उनको सिर्फ 5 वर्षीय बाद स्वरूप में प्रभु श्री राम के दर्शन करने को मिल रहा है। पर कहीं ना कहीं राम दरबार भी बनकर तैयार है और 7 मंदिर जो बन के तैयार है उनको भी दर्शन अभी उन लोगों को नहीं करने को मिल रहा है। वही जो वीवीआईपी पास बनाए थे, चाहे वो सुगम पास हो गया, चाहे विशिष्ट पास हो गया, जो ट्रस्ट द्वारा प्रशासन द्वारा पास बनाए थे, उन पास के जो पास लोग लेके जाते हैं, सिर्फ उन्हीं को 5 वर्षीय बाद स्वरूप में जो विराजमान राम जी हैं उनके दर्शन करने को मिला है, और जो राम दरबार है उनके मंदिर में दर्शन करने मिला, जो 7 मंदिर है उनको भी दर्शन करने नहीं मिला। तो इस सभी को लेकर आज जो 3 बजे है बड़ी बैठक है, उस सभी चीज को लेकर जो निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा अयोध्या पहुंचे हुए हैं। वही आपको बता दें, जो राम मंदिर के ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय वो भी उसमें मौजूद रहेंगे, और नृपेंद्र मिश्रा जो कहते हैं अध्यक्ष हैं, और महाराज हैं नृत्य गोपाल दास महाराज, वो भी उसमें मौजूद हैं। कहीं ना कहीं इसमें इंपॉर्टेंट मीटिंग है। वही आपको बताते हैं, एसआईआर को लेकर कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में इसको जो डेट है वो बढ़ा दिया गया है। उसको लेकर अगर अयोध्या की बात किया तो अयोध्या में करीबन 19,70,000 से ज्यादा वोटर्स हैं, जिसको लेकर आपको बता दें कि जो भी डेथ लोग हो गए हैं, उनकी जो मृत्यु हो गई, उनकी जो वोटर लिस्ट है उसमें से नाम काटे जा रहे हैं। वहीं पे जो लोग एब्सेंट थे, जो या फिर जो लोग शिफ्ट हो गए थे, उसमें से भी नाम कहीं ना कहीं काटते हुए दिखाई दिया जा रहा है। और आपको बता दें 19 लाख में से करीबन अगर यहाँ रेशियो की बात करें तो अभी तक करीबन 82% से ज्यादा अयोध्या में एसआईआर के जो फॉर्म है वो फिलअप करते हुए दिखाई दिया गया है। प्रशांत, आपसे इसी पर ज्यादा जानकारी लूंगी। ईशा कब से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ईशा, क्या कुछ जानकारी है, क्या अपडेट है आज ग्राउंड जीरो से? देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ की जो राजनीति है, खासतौर से पंजाब की, इस वक्त पूरी तरीके से गरमाई हुई है। एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू की बात करें, उनकी जो धर्मपत्नी है नवजोत कौर सिद्धू, उनकी तरफ से कांग्रेस के लिए उन्होंने मुश्किलें खड़ी कर दी है, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया था 500 करोड़ का। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि इस वक्त बीजेपी में हैं और बीजेपी नेता के तौर पर अब उन्हें जाना जाता है, उनकी तरफ से कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ाते हुए वो कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। बीजेपी की जो जितनी भी गतिविधियां होती है, जो भी बीजेपी की तरफ से कामकाज किया जाता है, उन जमीनी स्तर पर वो काम करते हुए तो नजर नहीं आते हैं। लेकिन लगातार पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह सुर्खियों में बने हुए हैं, वो इसलिए क्योंकि वो लगातार बीजेपी को लेकर बयान दे रहे हैं। और अब उनकी तरफ से कहा गया है कि जो पंजाब की अगर खास तौर से बात करें तो पंजाब में बीजेपी इसलिए नहीं सत्ता में आ पा रही है और बीजेपी का प्रदर्शन इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो नेता हैं उनसे राय मशवरा नहीं ली जाती है, और इस वजह से वो कांग्रेस को बड़ा मिस कर रहे हैं आजकल। और इस तरीके का उनका बयान है। उनका कहना है कि पंजाब के मुद्दे को लेकर जो कांग्रेस आला कमान है उनकी तरफ से प्रत्येक नेता की राय ली जाती थी, लेकिन पंजाब बीजेपी में ऐसा नहीं है। बीजेपी आला कमान कोई भी राय मशवरा नहीं करती है। साथ ही उनका कहना है कि मुख्यमंत्री के तौर पर अगर कोई अच्छा चेहरा उन्हें नजर आता है तो वो सुखबीर बादल हैं।
तो ऐसे में लगातार बीजेपी को लेकर जो बयानबाजी उनकी तरफ से दिया जा रहा है, खासतौर से बीजेपी आलाकमान की बात करें, उन्हें निशाने पर लिया जा रहा है और कांग्रेस आलाकमान की यहाँ पर तारीफ की जा रही है, तो कहीं ना कहीं मुश्किलें यहाँ पर बीजेपी की बढ़ाते हुए वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि चुनाव के लिए समय अब बहुत कम रह गया है। जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव को लेकर आज प्रचार का आखिरी दिन है और कल मतदान भी होना है और जिला परिषद ब्लॉक समिति के बाद पंजाब विधानसभा चुनाव होने हैं यहाँ पर। लेकिन उससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह इस तरीके के बयान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी को जो है अंदरूनी जिस तरीके से कहा जाता है कि बीजेपी जो है कहीं ना कहीं डिसिप्लिन वाली पार्टी मानी जाती है, लेकिन अगर इस तरीके से कैप्टन अमरिंदर लगातार निशाने पर आलाकमान को लेंगे तो कहीं ना कहीं जो सवाल है वो बीजेपी की कार्यप्रणाली पर भी खड़े होते हुए नजर आएंगे। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें हरियाणा की, तो देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 24 दिसंबर को पंचकुला पहुंच रहे हैं। 25 दिसंबर की अगर बात करें तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती होती है, जिसे सुशासन दिवस के रूप में बीजेपी की तरफ से देश भर में मनाया जाता है। उससे पूर्व वो पहुंचेंगे पंचकुला और पंचकुला में अटल पार्क में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जिनकी जो मूर्ति है वो बनाई गई है 41 फीट, उसका अनावरण अटल बिहारी वाजपेयी का जो प्रतिमा बनाई गई है उसका अनावरण करेंगे अमित शाह। अनेकों कार्यक्रम में वो पंचकुला में मौजूद रहने वाले हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा के अनावरण के साथ ही वहां पर रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया है, जो कि भव्य स्तर पर होगा। उसका भी उद्घाटन अटल बिहारी वाजपेयी के प्रतिमा के अनावरण के बाद किया जाएगा और इसके साथ साथ पासिंग परेड आउट जो रखी गई है उस कार्यक्रम में भी मौजूद रहेंगे अमित शाह। तो ऐसे में ये भी देखना है कि पंचकुला के साथ क्योंकि चंडीगढ़ सटा है, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पंचकुला तो पहुंच रहे हैं, क्या वो चंडीगढ़ बीजेपी या पंजाब बीजेपी के कार्यालय भी पहुंचते हैं यहाँ पर नेताओं से मुलाकात के लिए या नहीं। लेकिन तैयारियां लगातार यहाँ पर पूरी मुकम्मल की जा रही है और बीते कल हमने देखा था मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी पहुंचे थे पंचकुला और उनकी तरफ से अटल पार्क का जो है निरीक्षण भी किया गया था। उसमें देखा गया था कि जो कामकाज है वो पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। इसके अलावा देखिए जिस तरीके से अगर हम बात करें जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव की, आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का और ऐसे में बीजेपी भी जुटी हुई है और इस जिला परिषद और ब्लॉक समिति के जो नतीजे होंगे जो 17 दिसंबर को आएंगे उससे तय हो जाएगा कि कौन सी पार्टी कितनी मजबूत है। अगर इसी के साथ ये भी पता चल जाएगा कि क्या आम आदमी पार्टी अभी भी अपने उस पावर को लोगों के बीच कायम रखने में कामयाब रहेगी या नहीं, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी के लिए भी वर्चस्व का सवाल है। ये जो निचले स्तर के चुनाव होते हैं वो बताते हैं कि कौन ज्यादा धरातल पर मजबूत है। राघवेंद्र आपके पास आते हुए क्या कुछ जानकारी है राघवेंद्र आज ग्राउंड जीरो से? बिल्कुल सोनिया, अगर उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो आज लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे गहमा गहमी है। साल भर के लंबे इंतजार के बाद से नया प्रदेश अध्यक्ष मिलना है। आज निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी और कल बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा, ऐसी चर्चा है। जिस तरह कल बैठक BL संतोष और वर्तमान जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी और दोनों डिप्टी CM ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य यहाँ बीजेपी दफ्तर पे थे और वहाँ पे मीटिंग का दौर चला और अभी कुछ देर में पीयूष गोयल और अन्य जो नेता हैं विनोद तावड़े वो लखनऊ पहुँचने वाले हैं। उसके बाद से ये सारी प्रक्रियाएँ शुरू होंगी। तो कहा जा सकता है कि चूंकि उत्तर प्रदेश में भी 2026 में पंचायत चुनाव होने हैं, 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है, ऐसे में देखना होगा कि जिन नामों पे चर्चा, जैसे पंकज चौधरी के नाम की चर्चा बहुत तेज चल रही है, इसके अलावा धर्मपाल सिंह जो पश्चिमी यूपी के हैं OBC चेहरा हैं उनके नामों की चर्चा चल रही है, अमरपाल मौर्य के नामों की भी चर्चा चल रही है। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी OBC चेहरे पे भरोसा जाती है या जिस तरह से हरीश द्विवेदी जो बस्ती के पूर्व सांसद हैं उनके नामों की चर्चा चल रही है, ब्राह्मण चेहरे को लाती है या OBC चेहरे को लाती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी या संघ के तरफ से कोई भी इस तरह का जब निर्वाचन होना रहता है तो पहले से नामों की पुष्टि नहीं हो पाती है। सूत्रों से जो जानकारी मिलती है वो भी बहुत पुष्ट नहीं हो पाते हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में पंकज चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है जो महाराजगंज के सांसद हैं, केंद्र में मोदी कैबिनेट में भी मंत्री हैं। अब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी किसको प्रदेश अध्यक्ष का भार सौंपती है और कौन इस जिम्मेदारी को निभाता है। इसके अलावा यूपी की बात कर लें तो जिस तरह से कोडिन कफ सिरप के
व्यापार को लेकर एक अवैध ट्रेड जो चल रहा था, जो दूसरे देशों दूसरे राज्यों में भेजे जा रहे थे, उसमें ईडी की कार्रवाइयां अभी भी लगातार चली है। और जिस तरह से जौनपुर में आलोक सिंह के घर पे ईडी की छापेमारी हुई थी, आज इस समय भी लखनऊ में अंसल एपीआई में उनका जो मकान है वहाँ पे ईडी की छापेमारी चल रही है। ईडी लगातार वाराणसी में, जौनपुर में, लखनऊ में और अन्य जनपदों में छापेमारी कर रही, क्योंकि इसके तार बहुत लंबे लोगों तक जुड़े हुए हैं। कई सफ़ेद पोशों के नाम आ रहे हैं, तो कई माफियाओं के भी इस व्यवसाय में नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि जो एक मुख्य आरोपी है शुभम जायसवाल, उसका एक दुबई से वीडियो वायरल हुआ है जिसमें किसी वो आलीशान 5 सितारा होटल में घूमता हुआ मोबाइल पे बात करता हुआ दिखाई दिया। अब देखना होगा कि जब ईडी और एसटीएफ की जो कार्रवाई चल रही है, शुभम जायसवाल कब तक गिरफ्त में आता है। इसके अलावा हम बात कर लें एसआईआर की, तो एसआईआर की समय सीमा बढ़ने के बाद से समाजवादी पार्टी ने कुछ हद तक संतोष तो जताया है, लेकिन अभी भी वो एसआईआर के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी और निर्वाचन आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहा है और बार बार ये आरोप लगा रहा है कि एसआईआर के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी एनआरसी करना चाहती है। चूँकि योगी की सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाने का जब से ऐलान किया और नगर निगमों में अवैध रूप से घुसपैठिए जो रोहिंग्या बांग्लादेशी थे नौकरी जो कर रहे हैं उनको बाहर निकालने की कवायद जब से शुरू हुई, तब से अन्य विपक्षी पार्टियां सपा और कांग्रेस खास करके भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। वहीं हम अगर बात कर लें मौसम की, तो जिस तरह से पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी हुई है, उसी की देन है कि पूर्वांचल से लेकर अवध प्रांत से लेकर जो बुंदेलखंड का इलाका है और दिल्ली एनसीआर का जो क्षेत्र है जिसमें नोएडा और गाजियाबाद भी आते हैं, यहाँ पे धुंध ने ठंड को बढ़ा दी है। गिरते तापमान के वजह से अब लोगों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि योगी आदित्यनाथ तापमान में गिरावट तो दर्ज की गई है, इसके अलावा मैदानी इलाकों में विजिबिलिटी भी कम हो गई है, इसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतें भी हो रही हैं। अजहर, आपके पास आते हुए आपकी बात कंप्लीट नहीं हुई थी, आप अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं। लगातार मैं बात कर रहा था यूएलबी इलेक्शन और पंचायत इलेक्शन के हवाले से जो है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कैबिनेट की एक मीटिंग बुलाई है और उसके बाद में उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो स्टेट इलेक्शन कमीशन तैनाती, क्योंकि अभी तक ये सीट खाली है, तो इसके हवाले से भी उन्होंने आने वाले दिनों में एक रणनीति तय करनी है और उसकी कहीं ना कहीं चीफ मिनिस्टर या बाकी जितनी भी अपोजिशन की पार्टीज है वो भी तैयार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में कहीं कभी भी जो है डेट फिक्स हो सकता है, अनाउंसमेंट हो सकती है इस चुनाव की, और इस चुनाव के लिए जो है सभी जो पक्ष है विपक्ष है वो इस इलेक्शन के लिए तैयार है। दूसरी खबर की अगर हम बात करें, लगातार सबसे पहले हम यहाँ पे जब घाटी या जम्मू कश्मीर में जो है नकली घी के बाद में जो नकली पनीर, रोटन मीट के बाद में अब रिसेंटली हमने यानी हमारी पाई गई कारण जो है कैंसर है, तो एक जो है पर्टिकुलरली पार्टी में इसको लेके भी काफी विवादित बयान जो है वो सामने आ रहे हैं और कल लेट आवर्स तक एक और विवादित जो नोटिफिकेशन है वो सामने आ गई कि अब जो है डिलाइट बिस्किट में भी ये कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिन बच्चों में बीमारी हो सकती है और जो है बैन लगा दी गई है। फिलहाल इस खाने पीने की चीजों को लेकर भी घाटी में फिलहाल जो है जारी होती है। हालांकि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की लगातार छापामार कार्रवाई अंजाम दी जा रही है और ये सारी प्रक्रियाएं हो रही है और इसको पेश नजर लोग एडवाइजरी जारी की हाल अंडे या उसके बाद में या जो बिस्किट जिसका मैंने अभी बात भी की है, तो इसके हवाले से उन्होंने एडवाइजरी जारी की है कि आने वाले तो जो अंजाम की जाएगी, क्योंकि कार्रवाई अंजाम दी गई वहां पे साथ नकली पाया गया और जिससे आम काफी गमो गुस्से की लहर भी तोड़ गई है। अगर हम मौसम की बात करें, ईशा आपके पास आते हुए, देखिए ईशा, जिस तरीके से अब किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया है, कह रहे हैं कि अब रेल रोको आंदोलन फिर से किया जाएगा, क्योंकि पहले उनको रोक दिया गया था, पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज भी किया गया था। अब वो कह रहे हैं कि फिर से हम रुकेंगे नहीं, हम अपनी मांगों को पूरा कराकर रहेंगे और इसीलिए ऐलान कर दिया गया है कि एक बार फिर से ये आंदोलन चलेगा। और इसको लेकर क्या कुछ अभी किसानों की तरफ से क्या कुछ बयानबाजी सामने आ रही है? देखिए, बीते कल ही चंडीगढ़ में इकट्ठे हुए थे किसान और संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं की तरफ से एक बैठक भी की गई थी और जिसके बाद ये निर्णय लिया गया है कि जो आंदोलन है उसको तेज यहाँ पर किया जाएगा। और यहाँ पर देखिए, एक तरफ तो मौजूदा अगर हम पंजाब सरकार की बात करें, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि किसानों को हर
हर जो सुविधाएं हैं वो मुहैया करवाई जा रही है। और दूसरी तरफ किसानों का भी आरोप है कि जो फसलें खराब हुई हैं बाढ़ के चलते, उसका भी जो मुआवजा दिया जाना था उस तरीके से नहीं दिया गया है। इसके अलावा कर्जा कुर्की माफ़ की वो बात कर रहे हैं और लंबे समय से कई उनकी जो मांगे हैं वो लंबित है। चाहे एमएसपी की अगर बात करें या दिल्ली आंदोलन के दौरान जो शहीद हुए थे किसान, उनके परिवार को नौकरी देने की बात करें तो लगातार उनकी तरफ से जो मोर्चा है वो पंजाब सरकार के खिलाफ तो खोला ही गया है, लेकिन इसके साथ साथ केंद्र सरकार के खिलाफ भी ये मोर्चा खोला गया है। तो ये अब देखना होगा कि जो चाहे रेल रोको आंदोलन हो या फिर प्रदर्शन की बात हो, कि क्या जो राज्य सरकार है उन्हें इस तरीके का प्रदर्शन करने देती है या नहीं। क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि किस तरीके से शंभू बॉर्डर से पंजाब सरकार की तरफ से ज़बरदस्ती किसानों को उठा दिया गया था और वहां से उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी है कि अगर किसान दोबारा से आंदोलन की बात करते हैं, क्या राज्य सरकार उनको इसकी अनुमति देगी या नहीं। जी बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी कि क्या किसानों की मांगे पूरी हो पाती हैं या नहीं, क्योंकि आंदोलन के बाद एक बार फिर से आंदोलन करने की चेतावनी उन्होंने दी है। उनकी मांगे अगर पूरी नहीं होती हैं तो वो भव्य आंदोलन एक बार फिर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इन तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए।